फैशन इलस्ट्रेशंस हो या वेडिंग इलस्ट्रेशंस हो, इस तरह के ब्रशेस हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो हम सब ब्रशेस को बनाना सीखेंगे और ये वीडियो आप बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर साइज का कैनवस रेडी कर लेना है और उसके बाद हम लोगों ने स्क्रिप ब्रश की हेल्प से शेप रेडी करनी है। अब पहले हम ब्रश बनाएंगे रफल ब्रश। रफल ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फोल्ड की शेप रेडी करेंगे। आप डिफरेंट फोल्ड्स ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट शेप्स ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फोल्ड बनाया है जो नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं फ्रॉक्स के अंदर या डिफरेंट चीजों के अंदर, आपको ये रफल्स वगैरह दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक फोल्ड बनाऊंगी, एक रफल बनाऊंगी और उसके अंदर उस शेप को थोड़ा बहुत अल्फा लॉक ऑन करके शेड करूंगी। अब शेडिंग मैंने इस तरह से की है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये लाइटर पार्ट होगा तो वहां पे मैंने हल्की से लाइट ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से ही यहाँ पे लाइट ऐड किए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रेशर सेंसिटिविटी पे काम नहीं कर सकते तो आप ग्रे सा कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रश मैंने सॉफ्ट ब्रश यूज किया था क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई हार्ड लाइंस या हार्ड लाइट्स वगैरह नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट किया था। उसके बाद हमने मूव टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिट टू कैनवस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे और यहाँ से कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, या फिर इसके अलावा आप यहाँ रेंच आइकन पे टैप कर सकते हो। ऐड वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना है और कॉपी कैनवस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारा सारा कैनवस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यू ब्रश ऐड करना है और वहां पे हमारे पास ये सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हमने शेप पे टैप करके इसको एडिट करना है और शेप को इंपोर्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। देन हमने स्ट्रोक पाथ वाले मेन्यू में वापस आना है और उसके अंदर हम यहाँ पे स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे। स्पेसिंग से हमने जो शेप क्रिएट की होती है उसके अंदर ओवरलैप की वैल्यू आती है। लाइक अगर आपको जो शेप आपने क्रिएट किया है उसके अंदर ज्यादा ओवरलैपिंग चाहिए तो आप स्पेसिंग को कम कर दोगे। पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे आएंगे और मैक्सिमम साइज को इंक्रीज करेंगे ताकि हमें ये देखना आसान हो कि हमारा ब्रश किस तरह से लग रहा है। अभी दोबारा हम लोग शेप वाले मेन्यू में आते हैं और देखिए ब्रश जब मैंने फॉलो स्ट्रोक ऐड नहीं किया था तब कैसा है, और अब जब मैंने फॉलो स्ट्रोक इसके अंदर ऐड किया है तो फिर किस तरह से शेप स्ट्रोक को फॉलो कर रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे दोबारा आना है। ओरिएंट टू स्क्रीन वाला ऑप्शन हम अभी के लिए ऑफ कर देंगे और इसके बाद हमने रेंडरिंग वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से हमने यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पे एक दफ़ा ब्रश को दोबारा ट्राई करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं जो मैं डिफरेंट ब्रशेस के अंदर यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें कोई ब्लेंडिंग मोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों को ये ब्रश कुछ उस नोयत का नहीं चाहिए जिसके अंदर हमें ब्लेंडिंग मोड्स चाहिए। सो इसको स्किप करते हैं। उसके बाद आपने दोबारा वापस आना है अबाउट दिस ब्रश सेटिंग्स पे और यहाँ पे आपने अपना नाम ऐड कर लेना है, अपने सिग्नेचर ऐड कर लेने हैं। अब चाहो तो आप यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अब इस ब्रश को हम लोग यहाँ से रीनेम नहीं कर सकते बल्कि हमें ब्रश के ऊपर टैप करके रखना पड़ता है और फिर हम इस ब्रश को रीनेम करेंगे। वहां से लाइक ब्रश की सेटिंग्स में आप इसको रीनेम नहीं कर सकते। वो आगे चल के देखते हैं, पहले इस ब्रश को ट्राई करते हैं। अभी मुझे इस ब्रश के अंदर कुछ चेंजेस चाहिए। एक तो मुझे यहाँ इसके अंदर स्पेसिंग ठीक नहीं लग रही है, उसको एडजस्ट करना है। उसके बाद और भी कुछ सेटिंग्स हैं वो भी साथ साथ बताती हूँ। तो अभी तक के लिए ये ब्रश कुछ इस तरह से बना है कि अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट मूव करती हूँ ना तो वो स्ट्रोक को फॉलो करते हुए उसके रफल्स ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके काम आएगी चीज़ें, इसलिए अभी बता रही हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा तो स्पेसिंग को एडजस्ट करके देख लेते हैं। अब जो शेप आपने क्रिएट की होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करोगे। जितनी मैंने रखी है अगर आप एज इट इज रख दोगे जबकि आपने शेप जो बनाई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है तो डेफिनेटली दोनों में थोड़ा सा फर्क जरूर दिखेगा। एप्पल पेंसिल सेटिंग्स में से ओपेसिटी को 0 पे कर लेंगे क्योंकि मुझे इस ब्रश की ओपेसिटी स्टार्टिंग और एंडिंग एजेस यानी कम या ज्यादा प्रेशर बेस नहीं चाहिए, इसलिए इसकी ओपेसिटी को कम करना है। और अगर आपको सी थ्रू ब्रश चाहिए तो प्रॉपर्टीज में आके आपने मैक्सिमम ओपेसिटी को कम कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ब्रश सी थ्रू नहीं चाहिए, इसके अंदर वो लुक नहीं चाहिए, तो आप इसकी मैक्सिमम ओपेसिटी को 100% ही रखोगे। उसके बाद स्ट्रोक पाथ मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे स्पेसिंग जिटर को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि रफल हमेशा एज इट इज बिल्कुल नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर वेरिएशन होती है। तो बस उसी वेरिएशन को ऐड करने के लिए आप यहाँ से थोड़ा सा स्पेसिंग जिटर ऐड कर सकते हो। अब एक दफा इसको कैनवस पे जाके ट्राई कर लेते हैं। तो
इस तरह से कुछ इसकी लुक आ रही है। एक तो यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी कम की हुई है, ये जो साइड में ओपेसिटी बार है, और दूसरा मैंने इसकी ओपेसिटी जो मैक्सिमम ओपेसिटी थी प्रॉपर्टीज में से उसको कम किया हुआ था, इस वजह से ये थोड़ा सी थ्रू सा लुक दे रहा है। और अगर दोबारा बता दूं, अगर आपको ओपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली फिर आप प्रॉपर्टीज में से मैक्सिमम ओपेसिटी को हमेशा 100% पे ही रखोगे। अब मुझे शेप में थोड़ी सी चेंजिंग चाहिए थी, तो क्या करना है कि बाकी लेयर्स को ऑफ कर देना है, मेन लेयर के ऊपर आपने वापस आना है मूव टूल की हेल्प से, और यहाँ से वॉर्प को सिलेक्ट करते हुए आप अपनी इस शेप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद फ्री फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना है, एंड देन यहाँ से साइड से इसको इस तरह से अंदर को मूव करके इसको थोड़ा सा हम लोग लेंथ में ज़्यादा रखेंगे और विड्थ इसकी कम कर देंगे, तो इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। दोबारा से हम इसी शेप को 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके कॉपी ऑल के ऑप्शन को टैप करके इसको कॉपी कर लेंगे, एंड देन ब्रश को दोबारा ओपन करना है, शेप मेन्यू में वापस जाना है, एडिट के ऑप्शन पे टैप करके इंपोर्ट एंड पेस्ट के ऑप्शन पे टैप कर देना है। और हमारा ब्रश कुछ अभी इस तरह से लग रहा है, तो हम इसकी यहाँ पे स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर तो आपको आपकी जो शेप है वो चेंज होगी ब्रश की, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो लुक है वो चेंज हो जाएगी, उसके अंदर ओवरलैपिंग उसी तरह से होगी जिस तरह से आपने शेप ऐड की है। बाकी अगर आपको प्रेशर बेस्ड यहाँ पे साइज चाहिए तो आप यहाँ पे साइज को मैक्सिमम कर सकते हो एप्पल पेंसिल सेटिंग्स में से, इसी तरह ओपेसिटी को भी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं चाहिए थी, तो मैंने दोनों को 0 पे रखा, एंड देन डन के ऑप्शन पे टैप करने के बाद हम लोग आ गए वापस अपने कैनवस के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस ब्रश को। तो काफ़ी अच्छा ब्रश है, बन गया। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर आपको ओपेसिटी 100% चाहिए तो आप प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाके ओपेसिटी को 100% ही रखोगे, यानी मैक्सिमम जो ओपेसिटी का ऑप्शन आपके पास होता है उसको आपने 100% रखना है। ओके जी, अब बारी है नया ब्रश बनाने की। तो नया ब्रश बनाने के लिए मैं कुछ वेवी सी शेप जो क्रिएट कर रही हूँ, बेसिकली ये हमारे फोल्ड्स हैं जो मैं बना रही हूँ। तो आपने जो भी ब्रश बनाना है, जैसे भी फोल्ड के लिए बनाना है ना, उस तरह के फोल्ड्स आपने ऐड कर लेने हैं। आप फैशन इलस्ट्रेटर हो भाई, आप डेफिनेटली फैशन डिज़ाइनर हो अगर, तो आपको मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया होगा। तो आपने बस फोल्ड्स को इस तरह से ऐड कर लेना है, उनकी शेप को रेडी करना है। अब आप चाहो तो सेम कैनवस पे भी इस शेप को बना सकते हो, या फिर डिफरेंट कैनवस पे भी बना सकते हो। बात वही है, जो हमने पहले स्क्वायर साइज का कैनवस रेडी किया था उसी के ऊपर एक और लेयर ऐड करो और इस शेप को बना लो। ओके जी, अभी ये जो शेप मैं बना रही हूँ ये इस तरह से वेवी क्यों रखी है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको बोल्ड लाइंस दिख रही हैं, यहाँ यहाँ पे आप जो है जो आपका ब्रश बन के आएगा वो ओवरलैप ज़्यादा होगा, उसके अंदर ओपेसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ जहाँ पे शेप लाइटर है या फिर जहाँ पे जगह खाली है, वहाँ उतनी उतनी जगह में जो आपने ब्रश बनाया हुआ है, या जब आप उसके स्ट्रोक्स ऐड करोगे तो वो लाइटर शेड के अंदर आएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगी, ओपेसिटी वहाँ पे कम होगी। इन सब चीज़ों को देखते हैं आगे चल के, जब इस ब्रश को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब जो फोल्ड्स हैं, अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो या फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, तो आप इस शेप को, इन फोल्ड्स को रेडी कर सकते हो। इस तरह से आपने बस फोल्ड की शेप को रेडी करना है, सही है। फिर अगेन 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है, कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जो यहाँ पे ब्रश सेट हमने बनाया हुआ था, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक ब्रश बनाया हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ब्रश सेट पे टैप करके अपने ब्रश सेट को नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे फैशन ब्रशेज या फैशन इलस्ट्रेशन ब्रशेज कुछ भी इस तरह से नाम रख दूंगी, ताकि बाद में मुझे आसानी से पता चल जाए कि मेरे ये जो ब्रशेज हैं वो किस एक ब्रश सेट के अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रश सेट पहले बनाएंगे, उसके बाद एक नया ब्रश यहाँ पे ऐड करेंगे बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकॉन। शेप के मेन्यू पे जाना है, एडिट के ऑप्शन पे टैप करना है, इंपोर्ट के ऑप्शन पे टैप करना है, शेप को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड देन 2 फिंगर से टैप करके इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना है। अब अगर आप देखो तो यहाँ शेप में जैसे स्टार्टिंग में आपको दिख रही है, ठीक है, तो किस तरह से ये शेप वर्क कर रही है और
جیسے جیسے میں اس پہ اوپیسٹی کم رکھ رہی ہوں تو کس طرح سے اس کے اندر تھوڑا سا یہاں ڈفرینس آ رہا ہے. اچھا چلے دیکھیں جن کے پاس ایپل پینسل نہیں ہے نا تو وہ لوگ یہ ٹیپر کو سلیکٹ کر سکتے ہو. اس طرح سے آپ اس کے سٹارٹنگ اینڈنگ ایجز کو جس طرح سے مرضی رکھنا چاہو وہ آپ رکھ سکتے ہو. اگر آپ کو شارپ چاہیے اس طرح سے سٹارٹنگ ایجز تو آپ شارپ رکھ سکتے ہو. اگر آپ کو اینڈنگ ایجز شارپ چاہیے تو آپ وہ رکھ سکتے ہو. ٹچ ٹیپر میں بھی آپ نے یہی سیم سیٹنگز کو اپلائی کرنا ہے. اینڈ دین کلاسک ٹیپر آپ جب آن کر دیتے ہو تو تھوڑی سی زیادہ شارپنیس آ جاتی ہے آپ کے برش کے اندر. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایپل پینسل ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایپل پینسل سیٹنگز میں آ کے سائز والے آپشن کو انکریز کر سکتے ہو. نہ بھی کرو تو بھی آپ کا برش اس طرح سے دکھنے والا ہے کیونکہ آپ نے اس کے اندر ٹیپر ایڈ کر دیا ہوا ہے. اب اوپیسٹی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن یہاں سے آپ سائز کو اس طرح سے ایٹ لیسٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہو. اینڈ دین یہاں پہ ہم لوگ آئیں گے پریویو والے آپشن پہ اور آ کے ایک دفعہ اس برش کو ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس سائز تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. اوکے جی, اسٹروک پاتھ مینیو میں جب آپ اسپیسنگ کو کم زیادہ کرتے ہو تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے آپ کے برش کی اوپیسٹی پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں اسپیسنگ کو انکریز کر دیتے ہو تو آپ کو اس کے اندر ایک ٹیکسچر سا بھی فیل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے برش کے اندر اوپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی کیونکہ کم شیپ اوور لیپ ہوتی ہے. تو جب شیپ کم اوور لیپ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ سپیس رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس اوپیسٹی جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے اندر کا خالی پن آپ کو اوپیسٹی کی شکل میں دکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ یہاں سے ملٹی پلائی بلینڈنگ موڈ یوز کر سکتے ہو اور ڈفرینٹ رینڈرنگ والے آپشن میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہاں پہ جب آپ ٹیپ کرتے ہو نا تو یہاں پہ ڈفرینٹ آپ کو نیچے بلینڈنگ موڈز ملتے ہیں. تو آپ نے جو بھی یعنی ایک اسٹروک ایڈ کیا اس کے بعد دوسرا اسٹروک ایڈ کیا تو اس کے اندر کیا بلینڈنگ موڈ آپ یوز کر سکتے ہو وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. زیادہ تر یہاں پہ ملٹی پلائی بلینڈنگ موڈ سجیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ جب آپ ایک شیپ کریٹ کرے اس کے بعد دوسری کر رہے ہو تو کچھ اس طرح سے آپ کی وہ شیپ بلینڈ ہو کے آئے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ بلینڈنگ موڈز آپ سلیکٹ کر سکتے ہو, نارمل بھی رکھ سکتے ہو اور آپ کو اس کے اندر بلینڈنگ موڈ نہیں چاہیے. آئی ول سجیسٹ کہ آپ اس کو نارمل ہی رکھو کیونکہ بلینڈنگ موڈ جب آپ اس کے اندر ایڈ کر دو گے تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا سیم لیئر کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا. ٹھیک ہے, تو بلینڈنگ موڈ کو آپ نے نارمل پہ رکھ دینا ہے اور یہاں سے آپ یونیفارم بلینڈنگ یوز کر سکتے ہو, لائٹ گلیز یوز کر سکتے ہو, ہیوی گلیز اکارڈنگ ٹو یور چوائس. آئی ول سجیسٹ کہ آپ یہاں پہ یونیفارم بلینڈنگ سلیکٹ کر لو. جب آپ یہاں سے رینڈرنگ موڈ ڈفرینٹ سلیکٹ کرتے ہو نا تو بھی برش کی اوپیسٹی اور اس کے ورک کرنے پہ کافی زیادہ اثر پڑتا ہے. جیسے اب اگر میں نے لائٹ گلیز آن کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ برش بالکل آپ کو تقریباً 50-25 یا کچھ اس طرح سے کر کے اوپیسٹی کے اندر دکھ رہا تھا. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اسٹریم لائن اماؤنٹ کو ایڈجسٹ کر لینا ہے تاکہ برش جو ہے وہ تھوڑا سٹیبل رہے. اب اس برش کو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس برش کو ری نیم بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہو کہ برش کے اوپر جب آپ نے ٹیپ کرنا ہے اور ری نیم کا آپشن آئے گا وہاں سے آپ نے اس برش کو ری نیم کر لینا ہے جو بھی آپ اس برش کا نام رکھنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے برش اباؤٹ دس برش سیٹنگز پہ ٹیپ کر کے تو برش کے جو آپ کا اپنا نیم ہے وہ ساری چیزیں جہاں سے آپ نے ایڈ کی تھی وہیں سے آپ اس برش کی باقی ساری سیٹنگز کو بھی ایڈ کر سکتے ہو. اب نیو لیئر ایڈ کی ہے اور اس کے اندر اس برش کو ٹرائی کر کے دیکھ رہی ہوں. آپ چاہو تو یہاں سے ٹیپر کو ہٹا سکتے ہو. اگر آپ کے پاس پینسل ہے, ایپل پینسل ہے آپ کے پاس, تو آپ ٹیپر کو یہاں پہ ہٹا کے سائز جو ایپل پینسل سیٹنگز میں سائز کا آپشن آتا ہے نا اس کو آپ 100% پہ کر کے تو اس طرح سے اس برش کو سیم لک دے سکتے ہو. کچھ چیزیں اسکرین پہ نہیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں اور ٹیکنیکلی وہ آپ کے بہت زیادہ کام آتی ہیں اس لیے بتا رہی ہوتی ہوں. اب چلتے ہیں نیکسٹ برش کی طرف. تو اس میں ہم نے بنانا ہے سیکوین برش. سیکوین برش بنانے کے لیے ہم نے سلیکٹ کیا تھا کیلیگرافی میں سے مونو لائن برش اور اس برش کو ہم نے بس میکسیمم سائز کر کے ہم نے اس پہ ایک ڈاٹ لگایا کینوس کے اوپر ود بلیک کلر اینڈ دین ہم نے فٹ ٹو کینوس کے آپشن کو سلیکٹ کر دیا. اس کے بعد ہم نے اسی شیپ کو دوبارہ سے ڈپلیکیٹ کر لینا ہے یا پھر ایک نیو لیئر ایڈ کر کے دوبارہ سے وہی مونو لائن برش کو 100% پہ کر کے ایک سنگل ٹیپ کی ہیلپ سے سینٹر والا پارٹ ایڈ کر دینا ہے جس میں وہ جو سیکوین کے اندر خالی سی اسپیس ہوتی ہے
मैं यहाँ पे फ्लैट सीक्वेंस बना रही हूँ, बाउल सीक्वेंस, फ्लावर सीक्वेंस या कुछ इस तरह से नहीं बना रही। यहाँ पे मैं फ्लैट सीक्वेंस बना रही हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो। सेम इसी तरीके से आप बाकी सारे ब्रशेस भी बना सकते हैं, जैसे बाउल सीक्वेंस है, बस उनकी आपको शेडिंग उस पर्टिकुलर वे में करनी पड़ेगी। अब मैं इसमें हल्की फुल्की सी शेडिंग वही उसी तरह से जैसे मैंने फ्रिल की जो रफल की जो ब्रश बनाया था उसकी शेडिंग की थी, वाइट सा कलर सेलेक्ट किया था एंड सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से कहीं कहीं पे लाइट ऐड कर दी थी रैंडमली। इसी तरह से आपने सीक्वेंस ब्रश के अंदर भी करना है, कहीं कहीं रैंडमली लाइट आप ऐड कर दो, लेकिन कंप्लीट वाइट भी नहीं करना कि वो बिल्कुल गायब हो जाए। मेक श्योर कि इसके जो एजेस हैं वो जेट ब्लैक रहें। अब ये सीक्वेंस एक्चुअली रियल लाइफ में इस तरह से उनकी शेडिंग वगैरह नहीं होती, मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज किया है, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ी सी डिफरेंट शेडिंग ऐड कर रही हूँ। इसी कैनवस को हमने कॉपी ऑल के ऑप्शन पे टैप करके सिलेक्ट कर लेना है या फिर कॉपी कर लेना है एंड देन न्यू ब्रश ऐड करेंगे। उसके बाद हमने शेप वाले मेन्यू में आना है, एडिट, इंपोर्ट एंड देन पेस्ट के ऑप्शन पर टैप करके हमने जो हमारे पास शेप रेडी हुई है उसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। आप कम ज़्यादा यहाँ पे स्पेसिंग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जिटर जो है वो आपकी शेप को इधर उधर फैलाता है। लाइक अगर आपने ये एक सीक्वेंस बनाया है और आप अगर उसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर मैं उसके अमाउंट को ज़्यादा कर रही हूँ तो वो ज़्यादा दूर तक फैल रहा है। उसकी स्पेसिंग अगर मैं कम कर दूंगी तो शेप ज्यादा यहाँ पे आ जाएगी। मतलब अगर मैंने एक सीक्वेंस रखा है और उसकी स्पेसिंग को ज्यादा रखा है तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा दूर दूर रहेगा, लेकिन अगर मैं उसकी स्पेसिंग को कम रख रही हूँ तो बहुत ज्यादा सीक्वेंस एट अ सर्टेन पॉइंट जो है या एक ही जगह पे इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपने स्पेसिंग जब इस तरह के ब्रशेस बनाने होते हैं जिटर वगैरह वाले, तो आप स्पेसिंग के साथ बहुत ज्यादा प्ले करते हो। और फॉल ऑफ का जो यहाँ पे ऑप्शन है ना, इसको आप तब ऑन करो जब आपको वाटर कलर बेस्ड ब्रशेस चाहिए, या जिस तरह से मैंने ये ग्लिटर ब्रश बनाया है तो मैं चाह रही थी कि मैं अगर अगर मैं इसको ऐड करे जा रही हूँ, स्ट्रोक को ऐड करे जा रही हूँ तो एट अ सर्टेन पॉइंट जाके ये जो सीक्वेंस है वो ऐड होना बंद हो जाए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने फॉल ऑफ के ऑप्शन को 13% पे रखा है। आप चाहो तो इसको 0% कर सकते हो अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो। और उसके बाद दोबारा से आप यहाँ स्पेसिंग को कम ज्यादा करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। स्पेसिंग जिटर को ऑन कर सकते हो, जिटर लिटरल को भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, और लीनियर को भी। लीनियर का मतलब होता है कि जो आप स्ट्रोक ऐड कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग वो जिटर ऐड हो रहा होता है। सही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोबारा डायनामिक्स नहीं, हम लोगों ने जाना है रेंडरिंग वाले ऑप्शन पे। और रेंडरिंग में जाके हमने यहाँ पे हमारे पास रेंडरिंग मोड है, उनको देख लेते हैं एक दफा कि हमें कौन सा रेंडरिंग मोड चाहिए। तो यहाँ पे अगर बाकी तकरीबन सारे जो है ना वो सेम ही काम करते हैं, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग या इंटेंस ब्लेंडिंग को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास जब आप यहाँ से ब्लेंडिंग मोड डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट करोगे ना तो उसमें अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अगर आप लाइट ग्लेज पे कर देते हो तो आपके ब्रश की डेफिनेटली ओपेसिटी 0 हो जाती है। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले का ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पे रखा था, सेकंड वाले का ऐड पे कर दिया ताकि जब हम जिटर ऐड करें लगे भाई जिटर ऐड हो रहा है। सही है। तो आपने यहाँ पे ऐड वाला ब्लेंडिंग मोड ऑन कर देना है। मैक्सिमम साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो सीक्वेंस का, ठीक है, वो भी आपकी चॉइस पे है। अगर आपको ड्रेस के अंदर ये जो सीक्वेंस हैं ये छोटे छोटे चाहिए तो डेफिनेटली आप फिर उस तरह से करके अपने इस जो ब्रश है इसको आप सेट कर सकते हो। सही है। उसके बाद सेम वही तरीका है, आपने बाकी सारी सेटिंग्स के साथ भी उसी तरह से ही प्ले करना है। मैंने यहाँ पे स्पेसिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, उसके बाद स्पेसिंग जिटर को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, लिटरल को 100% कर दिया, लीनियर को भी 100% पे कर दिया, एंड देन फॉल ऑफ के ऑप्शन को भी आप अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। देन डन वाले ऑप्शन पे टैप करना है और इस ब्रश को भी हम रीनेम कर लेंगे। और रीनेम करने के लिए हमने यहाँ इसके ऊपर टैप किया, रीनेम के ऑप्शन पे टैप करने के बाद इस ब्रश का नाम आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा यूज टू हम अभी नहीं हुए हैं न्यू ब्रश लाइब्रेरी से या न्यू सेटिंग से, तो कोई बात नहीं है, एक दो बार इस तरह से होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ बैठ जाएगा। यहाँ पे ब्रश का नेम ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे सीक्वेंस ब्रश रखूंगी इसका नेम।
और या दैट्स इट, ये ब्रश भी हमारा बन गया। लेकिन अब अगर आपको इस ब्रश को यूज करना है तो आप डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मली आपका ब्रश कुछ इस तरह से दिख रहा है तो आपने इसके ऊपर ऐड ब्लेंडिंग मोड ऑन कर देना है जिस भी लेयर पे आप ये ऐड कर रहे हो, ठीक है। और उसके ऊपर जाके आपने इस ब्रश को इस तरह से ऐड कर देना है। अब देखिए, जो ब्रश का साइज मैंने रखा था, मैक्सिमम साइज जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था, वो बेसिकली शेप का साइज होता है, ठीक है, कि आपका जो ब्रश है उसके अंदर जो शेप है वो कितनी बड़ी कितनी छोटी होगी, तो वो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे स्पेसिंग इसके अंदर थोड़ी सी कम लग रही थी, सॉरी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने उसको मज़ीद कम कर दिया। अभी यहाँ पे मैं सीक्वेंस ऐड तो कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गलती से मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड जो है उसको चेंज नहीं किया, या फिर गलती से दोबारा मल्टीप्लाई पे हो गया, तो इसको हम दोबारा से ऐड पे कर देंगे। एंड देन यहाँ पे आगे मैं जब ये सीक्वेंस ऐड कर रही हूँ तो आपको टोटली इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। और जो फॉल ऑफ का जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा था ना, वो भी इसी तरह से ही यूज होता है, सही है। फॉल ऑफ का ऑप्शन इसलिए ऑन किया था ताकि जब मैं स्ट्रोक ऐड करते जाऊं तो एट अ पॉइंट वो स्ट्रोक ऐड होने बंद हो जाए। इससे आपके ब्रश का कंट्रोल थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा हो जाता है। वेल, इन दोनों ब्रशेस को मैं डुप्लीकेट कर लूंगी और इनको कंबाइन करके मैं एक ब्रश भी बनाऊंगी, और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि दो ब्रशेस को कैसे कंबाइन करोगे आप, और किस तरह से उन दोनों को कंबाइन करके आप एक डिफरेंट ब्रश बनाते हो, और कौन से आपको ब्लेंडिंग मोड उसके अंदर यूज करने हैं, कौन से नहीं, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। बट यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आप देख लो कि मैंने यहाँ पे ये जो दो ब्रशेस बनाए थे, एक रफल ब्रश बनाया था, सॉरी एक फैब्रिक ब्रश बनाया था, और एक मैंने यहाँ पे ग्लिटर ब्रश बनाया था। तो उसके अंदर मैंने उसको किस तरह से मर्ज किया है, दोनों ब्रशेस को कैसे कंबाइन किया और उसके अंदर ये हल्की सी ग्लिटरी सी लुक आ रही है। तो आपको किस तरह से उस ब्रश को बनाना है अब वो देखते हैं। लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ब्रश बनाएंगे, ठीक है। पहले तो हमने सीक्वेंस ब्रश बनाया, रफल ब्रश बनाया, फैब्रिक ब्रश बनाया, यानी जो फोल्ड वगैरह वाला था वो हमने ब्रश बनाया। अब हमने यहाँ पे शेप क्रिएट करनी है विद द सेम ब्रश जो कि स्क्रिप्ट ब्रश है हमारा। तो मैंने यहाँ पे एक लीफ की शेप बनाई है, ठीक है। अब इसी शेप को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग इरेजर टूल, ठीक है। उसको आपने एक्स्ट्रा जो पार्ट्स होंगे उनको रिमूव कर देना है या इरेज कर देना है, और इसी शेप को डुप्लीकेट करते हुए हमने मूव टूल की हेल्प से इसको कैनवस के ऊपर रैंडमली एडजस्ट करना है, थोड़ा सा इधर उधर, ताकि थोड़ी उसके अंदर जो हमारा ब्रश हो उसके जिटर के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन भी हो। आप चाहो तो सिर्फ एक लीफ बना के उसी को उसी को कॉपी करके तो आप शेप के अंदर ऐड कर सकते हो। वहां से भी काफी सारी सेटिंग्स हैं, उनको आप चेंज कर सकते हो, जैसे रोटेशन जो है उसको आप चेंज कर सकते हो, स्कैटर आप उसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मुझे शेप ही इस तरह की चाहिए थी, तो बस चलते हैं पहले शेप को एडजस्ट करते हैं। और उसके लिए मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट करना है इसको, और इस तरह से हम लोग बारी बारी इस शेप को एडजस्ट करते जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, मूव टूल की हेल्प से इसको सेट करते जाएंगे। यहाँ पे आप फ्लिप कर सकते हो इसको, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, तो इवन आप यहाँ पे रोटेट भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अब इस ब्रश की शेप को फटाफट से रेडी करते हैं। फिर उसके बाद हमने इस पे कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है बाय यूजिंग 3 फिंगर स्वाइप डाउन वाला जेस्चर। अब आपका ये जेस्चर ऑन नहीं है ना, तो आप प्रेफ्स वाले ऑप्शन पे टैप करो, और वहां जेस्चर्स एंड कंट्रोल्स की मेन्यू पे जब आप टैप करोगे तो वहां पे आपको ये वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहां से आप कॉपी एंड पेस्ट वाले ऑप्शन से जाके इन जेस्चर्स को ऐड कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि रेंच आइकन पे आपने टैप करना है और वहां पे कॉपी कैनवस के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। वेल, अब यहाँ पे हमारे पास शेप रेडी हो गई है। कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू ब्रश बनाएंगे बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकन, और यहाँ पे इस ब्रश की शेप को हमने एडिट करना है। एंड देन इंपोर्ट पेस्ट के ऑप्शन पे टैप करेंगे, थ्रू फिंगर से टैप कर देंगे तो हमारे पास ये शेप व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, स्पेसिंग जिटर ऐड करेंगे, लीनियर और लिटरल दोनों को ऑन कर देना है, और फॉल ऑफ के ऑप्शन को हमने 0 पे रखना है। अब यहाँ इसके अंदर हम स्पेसिंग जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारे पास जो शेप है उसकी जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा मुझे चाहिए नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर
ओवरलैपिंग हो तो मैं इसके ओवरलैपिंग को एडजस्ट कर लूंगी। उसके बाद मैक्सिमम साइज को हम लोग कम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको फैब्रिक के अंदर ऐड करने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा हमें इसका साइज नहीं चाहिए। उसके बाद हमने शेप वाले मेन्यू में आना है, और स्कैटर जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे आपने स्कैटर वाले ऑप्शन को इंक्रीज कर देना है। अगेन स्पेसिंग भी देख लेंगे एक बार, और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आप टैप करके इसको एक दफ़ा चेक कर सकते हो कि आपका ब्रश कैसा लग रहा है। एंड देन हमने आना है एप्पल पेंसिल सेटिंग्स पे। ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, क्योंकि हमें ओपेसिटी बेस्ड ये ब्रश नहीं चाहिए। नाउ टैप ऑन द डन ऑप्शन, और अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों ब्रशेस को कंबाइन करेंगे। मेक श्योर कि पहले आपने फैब्रिक वाला ब्रश टैप कर रखा हो, और उसके बाद आप ये जिटर वाला जो हमने शेप रेडी की है, यानी लीव वाला ब्रश, देन आप इसको सेलेक्ट करो, और उसके बाद आपने कंबाइन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। अभी यहाँ पे मैंने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी है, तो आप देख सकते हो मेरा ब्रश किस तरह से लग रहा है। इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने एक ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करना होता है, विच इज कलर डॉज। अब कलर डॉज से क्या होता है कि जो भी आपने कलर या ब्रश सेलेक्ट किया होगा, जो भी उसके अंदर जिटर होगा उस फैब्रिक ब्रश के अंदर, वो उसके अंदर ही रहेगा, उस शेप के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमने दोनों ब्रश की अलग अलग सेटिंग्स के साथ प्ले करना होता है, क्योंकि दो ब्रशेस हैं तो दोनों ब्रशेस थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे आपने सेटिंग्स को देख लेना है कि आपने कौन सी सेटिंग्स उनके ऊपर अप्लाई की हुई हैं। अब बाकी सारी लेयर्स को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं पिंकिश सा टोन सेलेक्ट कर रही हूँ, और उसमें देखते हैं कि ब्रश किस तरह से लग रहा है। सेम अगर आप डिफरेंट कलर कोई भी सिलेक्ट करो और उसके अंदर इस ब्रश को ट्राई करके देखो, आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो रोटेशन वाला ऑप्शन हम ऑन करते थे अक्सर ब्रशेस के अंदर, इसको ऑन नहीं करना। मैं आपको बताने के लिए ये थोड़ा सा अब कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये ऑप्शंस किस तरह से यूज होते हैं। अगर आप यहाँ से रोटेशन वाले ऑप्शन को या इनमें से किसी भी ऑप्शन को ऑन करते हो ना, तो आपका जो फैब्रिक वाला ब्रश है उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, एंड देन जो आपको एक वो फ्लो चाहिए था उस ब्रश के अंदर, वो नहीं ऐड हो पाएगा। तो अभी तक हमारा ब्रश कुछ इस तरह से बना है, क्योंकि हमने उसके अंदर ज्यादा सेटिंग्स को चेंज नहीं किया। आपको याद होगा ये फैब्रिक ब्रश हमने बनाया था, और उसके बाद अब हमने ये लीव वाला ब्रश बनाया था, एंड देन दोनों को कंबाइन करके हमने ये तीसरा एक ब्रश बनाया है। जब भी आप ब्रश को बनाओ, मेक श्योर कि आपका जो पहला ब्रश है आपने उसको डुप्लीकेट किया हो, ताकि आपका ओरिजिनल ब्रश जो है वो खराब नहीं हो, इन केस अगर आपको दोबारा वैसा ब्रश चाहिए हो तो। उसके बाद मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी कर्व्स और लाइंस ऐड करके एक ड्रेस सा बना रही हूँ, और उसके अंदर कलर को फिल कर दूंगी। सिर्फ मैंने शेप बनाई है, मैंने कोई पहले बॉडी बना के उसके बाद ये ड्रेस ऐड नहीं किया। बस मैंने एक फ्रॉक सी शेप बनाई है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए जो जगह होती है आउटफिट्स के अंदर वो बस ऐड कर लूंगी, एंड देन थोड़ा सा इस शेप को हल्का फुल्का सा हम लोग सेटमेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रॉक वाले लेयर पे आना है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसको मैं हाइड कर दूंगी, एक न्यू लेयर लूंगी, और जो ब्रश अभी हमने बनाया है उसको यूज करके देखते हैं। तो उसको हमने इस तरह से यूज करना है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैं रैंडमली इस तरह से फैब्रिक ऐड करूंगी, और एक और लेयर ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर डिफरेंट कलर की हेल्प से डिफरेंट कलर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेज सा कलर सेलेक्ट करती हूँ, येलोइश सा कलर, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे फैब्रिक को ऐड कर लेती हूँ। अब जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको ज्यादा शेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो इस वजह से बोला था क्योंकि आपको ब्रश के अंदर एक वो फील आ रही होगी कि किस तरह से इसके अंदर थोड़े से फोल्ड्स वगैरह खुद से बन रहे हैं, और ट्रांसपेरेंट जो कपड़े होते हैं उनको ऐड करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं कर सकते, उसके अंदर आप टेक्सचर वगैरह ज़्यादा इजीली ऐड नहीं कर पा रहे होते हो, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है। तो इस ब्रश की हेल्प से वो सारा आपके लिए आसान हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा ऊपर मैंने रफल्स वगैरह ऐड कर, सॉरी रफल्स नहीं, फैब्रिक ऐड कर दिया था, उसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद अब हमने आना है यहाँ पे रफल्स वाले ब्रश पे। अब इसको यूज करके देखते हैं। मैंने साइज को थोड़ा सा कम कर लिया है, और यहाँ बॉटम पे मुझे ये रफल्स चाहिए। अब इन रफल्स की ओपेसिटी मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो मैं ओपेसिटी को कम कर लूंगी, क्योंकि मुझे सी थ्रू बनाना है इनको। तो मैं इनकी ओपेसिटी को भी कम कर लूंगी और साइज को भी थोड़ा कम कर लूंगी, और कर्व्स को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे रफल्स ऐड कर लूंगी, ठीक है।
اور ابھی اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو آپ نے رفل والی شیپ بنائی تھی، اگر آپ رفل کے اندر ٹیکسچر ایڈ کرنا چاہو تو آپ وہاں سے بھی اس ٹیکسچر کو ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک رفل بنائی اینڈ دین سیکنڈ جو ہے وہ بھی بناؤں گی اسی کے اوپر ہی۔ اور اب کیونکہ میں نے اس کو سی تھرو رکھنا تھا تاکہ یہ باٹم سے تھوڑا سی تھرو سا ہی لک دے، تو میں نے اس کی اوپیسٹی کو کم رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، کیونکہ میں نے 100% اوپیسٹی پہ آپ کو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دکھا دیا کہ وہ کس طرح سے لگ رہا ہے، اور مجھے ویسی لک نہیں چاہیے تھی، مجھے اس کے اندر سی تھرو والی لک چاہیے تھی، تو میں نے اس کی اوپیسٹی کو کم رکھا ہے، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ اوپیسٹی کم ہے تو آپ دونوں لیئرز کو مرج کرو اور پھر ان کو ڈپلیکیٹ کر کے دوبارہ سے مرج کر لو، تو ان کی تھوڑی سی لک اس طرح سے ہو جائے گی، یعنی اوپیسٹی تھوڑی سی ان کی بڑھ جائے گی۔ اب ایکسٹرا پارٹ کو اریز کر لیں گے اور اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ پہلے تو میں یہاں پہ بیک گراؤنڈ کا کلر تھوڑا سا چینج کر لوں گی تاکہ آپ کو اوپیسٹی کی تھوڑی سی سمجھ آئے، کیونکہ وائٹ اینڈ بلیک آلریڈی ہے تو اس میں زیادہ سمجھ نہیں آ رہا، اور کلر کو یہاں پہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں گے بیک گراؤنڈ کے۔ اینڈ دین ہم نے جو بیس ایک ریڈی کی ہوئی تھی بلیک کلر میں، جو ہم نے شروع میں ایک شیپ ریڈی کی تھی اس آؤٹ فٹ کے لیے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، آن کر لینا ہے۔ ہم نے کیونکہ ابھی تک ہائڈ کر رکھا تھا اس کو، تو اس کو ہم نے پہلے آن کر لینا ہے۔ اب جیسے ہی میں بیس لیئر کو آن کرتی ہوں تو ہمارا ٹاپ والا پارٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، تو اس کو واپس لانے کے لیے میں نے کیا کیا، جو فلیئر کا کلر میں نے یلوئش سا ایڈ کیا تھا، بیج سا کلر، وہی میں نے ٹاپ کے اوپر بیس لیئر کے اندر وہ کلر ایڈ کر دیا۔ ریلی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس برش سیٹ کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ میں بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہیے۔ We'll see you in the next video. Till then, bye bye.